तो शो टाइम में आप सबका स्वागत है जहां पर आज हम एक्सप्लेन कर रहे हैं टीन वुल्फ का सीजन 6 का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले वीडियो को जरूर लाइक करो गाइस, और दोस्तों के साथ शेयर करते हुए और दूसरी सीरीज भी सजेस्ट करो जिससे मैं आपके लिए कंटिन्यूअसली वीडियो लाता रहूं। और अब शुरू करते हैं इस एपिसोड को, जहां पर हम पहले सीन में ईथन को देख पाते हैं लंदन के अंदर। और यहाँ पर वो अपने लव्ड वंस का वेट करते हुए उसे मैसेज करता है कि वो लेट हो चुका है, और अगर वो लेट हो गया तो फिर वो उसको बिना वेट करे सीधा थिएटर में चला जाएगा। बट तभी वहां पर आ जाता है जैक्सन, जिसको पकड़ के लेके आ चुके थे दो हंटर, और पता चलता है कि ईथन और जैक्सन एक साथ में हैं। और तभी ये हंटर बेहोश कर देते हैं वुल्फमैन मार के ईथन को भी। बट यहाँ पर ईथन का कहना था कि वो उसे तो वुल्फमैन मार सकता है, बट जैक्सन इतनी जल्दी उनके हाथ आने वाला नहीं है क्योंकि वो एक कैनमा है। तभी हम देखते हैं जैक्सन खड़ा होकर उन पे अटैक करता है, क्योंकि जैक्सन के पास कैनमा पावर थी तो वुल्फमैन का उस पर इतना असर नहीं होता है। और तभी वो पटक पटक कर मारता है दोनों को, और बेहोश करने के बाद ईथन से एक्सप्लेन करता है कि वो भूला नहीं था उनकी एनिवर्सरी को, बस थोड़ा लेट हो गया था इन दो बंदों की वजह से। और दोनों इंटीमेट होने लगते हैं, और इनको कोई परवाह ही नहीं है कि दो हंटर सिर्फ बेहोश हुए हैं और अभी मरे नहीं हैं। बट हम देखते हैं थोड़ी देर बाद इन दोनों को बांध कर उनसे पूछताछ करने लगते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, और कितने सारे लोगों को उनने ऐसे ढूंढ ढूंढ के मार दिया, और उन दोनों का पता उनके पास आया कैसे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी को पता हो कि वो एक सुपरनेचुरल क्रीचर्स हैं, मतलब तुम्हारे लोगों ने कुछ और गड़बड़ भी की होगी। पर तभी जैक्सन समझ पा रहा है कि ये पहले नहीं है जिनको मारने के लिए ये आए हैं, इससे पहले कई सारे ओमेगास को ये मार चुके हैं, और उनके पंजे ने इकट्ठा किए हैं सबूत के तौर पे कि उनने ओमेगा को मारा है। तो मतलब ये शायद किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं, और पता लगाते हैं कि ये कोई और नहीं जिराड है जो उनको भेज रहा है सुपरनेचुरल क्रीचर्स को मारने के लिए। और यहाँ पर लंदन तक जिराड के अच्छे कॉन्टेक्ट थे, जिसको देखकर जैक्सन समझ चुका था कि शायद उसे बीकन हिल्स वापस जाना ही होगा। और अब वही हम बीकन हिल्स के अंदर देख पाते हैं स्कॉट को, जो बहुत ज्यादा नर्वस है क्योंकि उसकी मॉम की सर्जरी हो रही है और उनको गोली लग चुकी थी। जहाँ पर हम देखते हैं कि स्कॉट का सारा मोटिवेशन सब कुछ टूट चुका है क्योंकि उसकी मॉम की जान खतरे में है। बट तभी ऑपरेशन खत्म होता है और पता चलता है कि स्कॉट की मॉम अब सेफ है। बट तभी स्कॉट की मॉम उसे बोलती है कि तुम्हें यहाँ से भागना नहीं है बल्कि तुम्हें लड़ना है अपने हक के लिए। और हम देखते हैं कहीं ना कहीं स्कॉट के अंदर एक मोटिवेशन जागी थी अपनी माँ के लिए, तो यहाँ पर रुकने वाला है। और तभी वो शेरिफ से मिलता है, जहाँ पर शेरिफ बोलते हैं कि ये पूरा एरिया सेफ है, यहाँ पर कोई भी नहीं आएगा। बट तभी स्कॉट की सबसे बड़ी टेंशन थी उसके डैड कहाँ पर है, मिसेस कैसा है, और यहाँ पर लिडिया का क्या हाल है। जहाँ पर उसके डैड को शिफ्ट कर दिया था दूसरे हॉस्पिटल में, और यहाँ पर मेसन और लिडिया दोनों अब सेफ है, उनका ऑपरेशन हो चुका है। बट सबको गोलियां लगी थी इस मोमेंट पर, और यहाँ पर जिसने भी अटैक किया था उसको स्कॉट छोड़ने वाला नहीं था। बट तभी शेरिफ को लगता है कि पुलिस सब चीजों को संभाल लेगी, बट अब यहाँ पर स्कॉट को उस बात पे बिल्कुल यकीन नहीं था। जहाँ पर वो मलिया से जाके मिलता है और बोलता है कि अब से हम पीस समिट नहीं करेंगे, हम वापस लड़ेंगे, हम सबको टेक डाउन करेंगे और खुद की एक आर्मी खड़ी करेंगे जो इन सबसे लड़ सके। और यहाँ पर मलिया उसके प्लान में उसका साथ देती है, क्योंकि मलिया को लड़ना ही सबसे ज्यादा पसंद है, और स्कॉट भी। और अब अपनी आर्मी के लिए स्कॉट सबसे पहले डुकेलियन को चुनता है, बट डुकेलियन साफ लड़ने से मना करता है, बोलता है कि जो तुम्हारे साथ हुआ बुरा हुआ, बट अब मैं लड़ाई छोड़ चुका हूँ। जहाँ पर उसे पता भी चल चुका था कि जेरार्ड सब कुछ खत्म करना चाहता है, बट फिर भी डुकेलियन अपनी नॉर्मल लाइफ जिंदगी जीना चाहता था, और अब वो किसी को मारना नहीं चाहता है। और ये देख के दोनों को गुस्सा आने लगता है, क्योंकि कहीं ना कहीं डुकेलियन ने लगभग सबको मार डाला था सिर्फ अपने फायदे के लिए, और अब जब उसकी जरूरत है तो हाथ भी नहीं उठाना चाहता किसी पे। जहां पर अब मलिया उस पर अटैक करती है, तो मलिया को बिना मारे ही जमीन पे गिरा देता है और बोलता है कि उसको लड़ने का अब कोई शौक नहीं है, उन्हें सिर्फ किसी ऐसे को ढूंढना है जो उनकी हेल्प कर सके। और यहाँ पर डकेलियन तो बिल्कुल नहीं था, और इसलिए उनको लगता है शायद पीटर हेल्प कर सके उनकी आर्मी बिल्ड करने में। बट यहाँ पर पीटर उन्हें आइकन हाउस में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर मिलने पर पीटर साफ मना करता है कि वो लड़ने नहीं वाला है। क्यों लड़े, उसके पास अच्छा घर है, बढ़िया गाड़ी है, और मस्त जिंदगी कट रही है उसकी, और उसके पास ऐसी गाड़ी है जो दुनिया में सिर्फ 100 है, जिसमें से 2 उसके पास है। तो कोई चांस ही नहीं बनता है कि वो इस लाइफ को छोड़ के लड़ने के लिए जाएगा। और यहाँ पर आज सुबह उस पे ये हंटर आया था मारने के लिए, और यहाँ पर उसने हंटर को कैद करके रख लिया है आइकन हाउस के अंदर, और बोलता है कि ये सारे लोग नहीं रुकने वाले हैं, और स्कॉट जैसे मोरल्स के साथ चलता है तो इनसे कभी लड़ ही नहीं पाएगा। यहाँ पर स्कॉट को एक कातिल बनना पड़ेगा, और तभी शायद ये हंटर से जीत पाए। जहाँ पर स्कॉट को ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, और स्कॉट को रॉन्ग प्रूफ करने के लिए यहाँ पर पीटर एमओ पकड़ाता है हंटर को, और जैसे हंटर को एमओ मिलती है वो अपनी गन में डाल के सीधा फायर करने लगता है उस बुलेट प्रूफ ग्लास की तरफ,
और यहाँ पर कोर्ट समझ नहीं पा रहा है कि पीटर क्यों कर रहा है, बट तभी पीटर अपना पॉइंट रखता है कि ये सारे हंटर्स तुम्हें मारेंगे क्योंकि तुम्हें मारना चाहते हैं और तुम इनकी जान बचा रहे हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि सबका जिंदा रहना जरूरी है। ऐसा नहीं है, जो दुश्मन है उसे खत्म करो तभी खुद जिंदा रह पाओगे। और यहाँ पर इस हंटर ने उस ग्लास को तोड़ दिया था और यहाँ पर कोर्ट उससे लड़ते हुए उसे बेहोश कर देता है और बोलता है कि मैं किसी को मारना नहीं चाहता हूँ। बट तभी ये सुनकर पीटर समझ चुका था कि शायद कोर्ट कभी नहीं जीत पाएगा और उसका साथ देना बेवकूफाना है क्योंकि वो किसी को मारना भी नहीं चाहता है और ये जंग है और जंग में तो मौत तो होगी। और ये कहने के बाद यहाँ से कोर्ट जाने लगता है किसी और की हेल्प लेने के लिए और यहाँ पर पीटर को लगता है कि उसको अपनी ऐशो आराम की जिंदगी फिर से जीनी चाहिए। जहाँ पर उसकी बेटी मलिया उससे थोड़ी नाराज थी बट उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और अब इसी मोमेंट पे शेरिफ अपना ट्राई कर रहे थे हेल्प करने का, जहाँ पर वो लेकर आ चुके हैं टमोरा को पुलिस स्टेशन में इन्वेस्टिगेट करने के लिए कि जो गन चली थी उसमें उसका हाथ है। बट यहाँ पर टमोरा साफ करती है कि वो अपना वकील बुलाना चाहेगी, बट वो वकील भी क्यों बुलाए, उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं है और वो तो स्कूल में थी उस टाइम पे जहाँ पर उसके पास सबूत भी थे और ये शेरिफ को पहले से पता था। बट वो जानना चाहता है उन लोगों के नाम जो इस सब में इन्वॉल्व है। बट यहाँ पर टमोरा कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं थी। जहाँ पर शेरिफ एक्सप्लेन करते हैं कि जेरार्ड का साथ तुम्हें नहीं देना चाहिए क्योंकि जेरार्ड अपने काम के लिए अपने ही लोगों को मरवा देता है। जहाँ पर वो डुकेलिन का किस्सा बताता है कि उसको ब्लेम करने के लिए उसने अपने ही लोगों को मरवा दिया था जिससे कि हंटर और सुपरनेचुरल में लड़ाई शुरू हो जाए और वो फिर से भी ऐसा ही कर रहा है। और उसने एक 16 साल के बच्चे को डुबा के मार डाला था क्योंकि वो एक कैनमा को कंट्रोल कर रहा था और वो सारा कंट्रोल अपने हाथ में चाहता था। तो इस मोमेंट पे पता चलता है कि जेरार्ड कितना बुरा है और अपने काम के लिए किसी को भी मार सकता है। और यहाँ पर जब टमोरा के साथ बीस्ट का कांटेक्ट हुआ था और जितनी भी उसे चोट लगी थी उसमें स्कॉट का कोई हाथ नहीं था, बल्कि उस बीस्ट को मारने के लिए स्कॉट ने बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है और जैसे उसे हथियार मिला जिससे वो मार सके उसे खत्म कर दिया और सबकी जान बचाई। बट यहाँ पर टमोरा को लगता है कि सारी स्टोरी शेरिफ अपने पर्सपेक्टिव से बता रहे हैं और ये सारे गलत हैं क्योंकि टमोरा को लगता है कि उस बीस्ट का सच सबके सामने आना चाहिए था और जो उसके साथ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। यहाँ पर शेरिफ सुपरनेचुरल को बचाने में उनकी हेल्प करते हैं ना कि टाउन के लोगों की, और यहाँ पर शेरिफ गलत है। और ये सुनने के बाद शेरिफ को गुस्सा आता है क्योंकि वो सबकी प्रोटेक्शन करना चाहते थे और यहाँ पर वो उसको गलत ब्लेम कर रही है। और यहाँ पर शेरिफ उसे वहां से जाने के लिए कहते हैं और अपने शेरिफ में से एक डेप्यूटी को बुलाकर बोलते हैं कि प्लीज इसे बाहर तक छोड़ कर आओ। बट यहाँ पर टमोरा का कंट्रोल पूरे डिपार्टमेंट पर था, जहाँ पर वो सबको कंट्रोल कर रही थी और एक्सप्लेन करती है कि ये मुझे हाथ भी नहीं लगाने वाले हैं। जहाँ पर ये सुन के शेरिफ को गुस्सा आने लगता है बट ये शेरिफ पे अटैक करने के लिए रेडी थे। और इस मोमेंट पे टमोरा एक्सप्लेन करती है कि ये उसका पुलिस स्टेशन है और यहाँ पर उसी की चलने वाली है। और गाइस इस तरह टमोरा ने पुलिस स्टेशन 2 सेकंड में कब्जा लिया और शेरिफ को यहाँ से भगा दिया। इतनी जल्दी तो हरियाणा में भी जमीन नहीं कब्जाई जाती है जितनी जल्दी टमोरा ने पुलिस स्टेशन कब्जा लिया था। जहाँ पर अब टमोरा के कहने पे शेरिफ का बैग छीनने की कोशिश करता है उनका डेप्यूटी, बट यहाँ पर डेप्यूटी वार्न करता है कि कोई उसके पास भी आया तो उसकी हड्डियां तोड़ देगा और यहाँ से जाने लगता है और जाते हुए बोलता है कि स्कॉट आकर जेरार्ड को हराएगा और तुम देखती रह जाओगी। और ये कहने के बाद वो टमोरा को चैलेंज करते हुए यहाँ से चला जाता है, जहाँ पर टाउन के लोग टमोरा को फॉलो कर रहे हैं और टमोरा जेरार्ड को फॉलो कर रही है जिसका सिर्फ एक ही पॉइंट है, सुपरनेचुरल को खत्म करना। और वहीं स्कूल के अंदर हम देखते हैं गोरे सिंघम को जो है लियम यहाँ पर पटक पटक के मारने लग रहा है गेब को क्योंकि उसकी वजह से शायद गन चली थी स्कॉट के घर पे। बट यहाँ पर गेब बोलता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, उसकी कोई गलती नहीं है। बट यहाँ पर लियम रुकने वाला नहीं था, उसको पटक पटक कर मारता है शीशे पे। और यहाँ पर थियो को लगता है कि मार दे तो उसे कोई फर्क नहीं है बट इसकी बॉडी को कहाँ छुपाएंगे तुमने सोचा है। और ये कहने के बाद लियम अपने आप पे कंट्रोल पाता है और बोलता है कि मैं क्या करूं, यहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। बट तभी थियो एक्सप्लेन करता है कि स्कॉट किसी को मारना नहीं चाहता है तो तुम्हें मारना नहीं है, सबकी जान बचानी है। और ये सुनने के बाद गेब समझ पाता है कि ये बुरे नहीं है, बस ये गुस्से में है। जहाँ पर गेब गलती से बोलता है कि हम तो छुपा देते हैं मारने के बाद। और ये सुनकर थियो उसको पकड़ता है और बोलता है कहाँ पर छुपाते हो और तुम करते क्या उनके साथ। और यहाँ पर गेब डरते हुए उनको उस लोकेशन पे लेकर जाता है जहाँ पर उसने मरने के बाद फ्रीजर में उन बॉडी को छुपा दिया था जिन पे सुपरनेचुरल टीचर ने अटैक किया था अनुकुटे। और हम देखते हैं इनको देख के वो समझ पा रहे थे कि ये नॉर्मल टेस्टिंग की वजह से नहीं हुआ है बल्कि अनुकुटे ने इन्हें मारा है। और यहाँ पर वो अपने अदर साइड को फाइंड करने की कोशिश कर रहा है सुपरनेचुरल के अंदर, और जो नहीं है उन सबकी मौत होने लग रही है
जिनमें से उनका खुद का एक टीचर भी था। और ये देखकर थियो समझ पा रहा है कि ये सारे बेवकूफ लोग उस सुपरनेचुरल की मदद कर रहे हैं टेस्टिंग के बहाने सुपरनेचुरल को उस तक पहुंचाकर। और ये आइडिया किसका था? और एकदम बेहुदा आइडिया है। और यहाँ पर ये बोलता है कि मेरा आइडिया नहीं था, बल्कि ये एरन का आइडिया था और वही सब पे टेस्टिंग करने लग रहा था। और ये सुनने के बाद थियो समझ पाता है कि एनोकुटे का आधा फेस कोई और नहीं, है एरन ही है, जो उनके स्कूल में आया हुआ फ्रेशमैन था। और यहाँ पर एरन सारी बातें छुप छुप के सबकी सुनने लग रहा था। मतलब एनोकुटे के पास पावर भी है एक सुपरनेचुरल क्रीचर जितनी, और सबको मैनिपुलेट करने की भी। और अब इसी मोमेंट पर हम देखते हैं मलिया को, जो अपने डैड पीटर से बात करने का ट्राई करती है, बट पीटर को लगता है कि इन सब मामलों में नहीं पड़ना चाहिए। बट तभी मलिया उसका हाथ निकालती है और अपने सर में पंजा मारती है उसके हाथ से, जिससे कि उसकी मेमोरीज को देख सके और जान सके अनुकिटे कौन है। जहां पर उसको विजन दिखाने लगते हैं अनुकिटे के, और ये देख के एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि जो भी क्रीचर है वो नॉर्मल नहीं है, और उन्हीं की वजह से हंटर इतने आक्रामक होने लग रहे हैं क्योंकि वो डर पैदा करता है। और ये सब देख के डरने लगता है पीटर और बोलता है इस क्रीचर से बचना तो नामुमकिन है, मुझे इस चीज में बिल्कुल नहीं पड़ना है और मुझे यहाँ से जाना है। और तभी मलिया उसे रोकने का ट्राई करती है, बट वो एक्सप्लेन करता है कि उसके पास 2 कार है, उनमें से एक वो मलिया के लिए लाया था और वो साथ चल सकती है उसके, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी उसको उसकी पूरी लाइफ में। बट तभी हम देखते हैं उसकी चाबी वापस पकड़ाती है, क्योंकि वो स्कॉट के साथ लड़ना चाहती थी इस लड़ाई को, जहाँ पर पीटर को लगता है कि मलिया चाहती है कि सारे किलर स्कॉट को घेरे रखें, जिससे कि स्कॉट कोई क्राइम ना करे। और यहाँ पर ये पीटर बिल्कुल नहीं होने देगा और यहाँ से चुपचाप जाने लगता है। और अब मलिया के पास कोई प्लान नहीं था, बट तभी उसे याद आता है एक प्राइमल ग्रुप जो उनकी हेल्प कर सकता है, जिससे बात करने के लिए सीधा स्कॉट से बात करती है और एक्सप्लेन करती है उस प्राइमल ग्रुप के बारे में, जिसके बारे में स्कॉट ने भी सुना था कि ऐसा वेयरवुल्फ का ग्रुप जो जंगलों में रहता है, इंसानी रूल्स को फॉलो नहीं करता है और बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और शायद उसे ही वो हेल्प के लिए यहाँ पर ला सकता है और अपनी आर्मी की तरह ट्रीट कर सकता है। बट यहाँ पर स्कॉट को यकीन नहीं था कि उसे ऐसा करना चाहिए कि नहीं, बट उनके पास अब कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डोकेलियन पीटर जैसे कातिल उनकी मदद नहीं कर रहे हैं, तो अब शायद उनको उसी तरफ झुकना पड़ेगा। और उस मोमेंट पे वो दोनों जाने लगते हैं जंगलों के अंदर उसी प्राइमल ग्रुप को ढूंढने के लिए। और अभी इसी मोमेंट पे हम देखते हैं लिडिया को, जो अपनी विजन्स के अंदर देख पा रही थी पूरे वर्ल्ड को एक स्नोई प्लेस की तरह, जहाँ पर वो एक जगह से दूसरी जगह जाने लगती है और उसे नजर आता है एक लोकर, जिसके अंदर से हीट आने लग रही थी। जहाँ पर हम देखते हैं लिडिया के विजन कहीं ना कहीं उसे लेकर जाएंगे उस प्लेस तक, जहाँ पर उसे एक हिंट मिल सके कि किस तरह इस अनुकुटे को रोक सकेगी। और उस मोमेंट पे उसे ड्रॉर मिलता है जिसके अंदर से हीट बाहर आ रही थी, और उसे खोलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि लिडिया रियल वर्ल्ड में भी ऐसे चलने लग रही थी नींद के अंदर। और वही हम इस मोमेंट पे हम देखते हैं स्कॉट और मलिया को, जो डरते डरते जाने लगते हैं प्राइमल ग्रुप के पास, क्योंकि वहां पर अनुकुटे शायद पहले आ चुका है और उसके डर की वजह से वो हिल भी नहीं पा रहे हैं और कुछ भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं, डर के सिवाय कुछ और चीज नहीं थी उनके पास। बट तभी वो एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं हौसले के तौर पे और अंदर जाके देखते हैं कि प्राइमल का पूरा ग्रुप अनुकुटे ने पहले ही खत्म कर दिया है। और ये देख के उनकी सारी उम्मीदें टूट रही थी और उन्हें वहां पर लिडिया नजर आती है और पता चलता है कि लिडिया स्लीप वॉकिंग करने लग रही थी और यहाँ पर मरा हुआ हेल हाउंड उसे गाइड करने लग रहा है अनुकुटे को खत्म करने के लिए। जहाँ पर उन्हें एक बॉडी और मिलती है जंगलों के अंदर, जिसकी पूरी खाल हटाई हुई थी। बट तभी भी स्कॉट उसे पहचान पा रहा था कि ये उसी प्राइमल पैक वालों में से किसी की बॉडी है, क्योंकि स्किन उतरने के बाद भी टैटू का निशान कभी भी नहीं जाता है बॉडी की मसल से, और यहाँ पर उसी प्राइमल ग्रुप का निशान बना हुआ था। बट इससे उनकी प्रॉब्लम और बड़ी खड़ी हो जाती है कि किस तरह वो एनुकुटे को रोकेंगे और उसके दोनों फेस को एक साथ जुड़ने से कैसे रोक पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर एनुकुटे अलग अलग सुपरनेचुरल वेयरवुल्फ और बाकी सबको मार के उनके अंदर से अपना दूसरा फेस ढूंढने की ट्राई कर रहा है, जो उसे अब तक नहीं मिला था। और यहाँ पर अभी स्कूल के अंदर गेब नोलन से मिलता है, जहाँ पर नोलन बहुत ज्यादा डरा हुआ था। और तभी गेब एक्सप्लेन करता है कि उसने नोलन का नाम दे दिया है उस फायरिंग के अंदर जो कोर्ट के घर पे हुई थी, जिसको देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होता है नोलन। बट यहाँ पर गेब एक्सप्लेन करता है कि उसने सबसे इसलिए झूठ बोला है क्योंकि तुम्हारी जान बच सके, और अगर टमारो को पता चल गया कि तूने सपोर्ट नहीं किया है तो शायद तेरी वो जान ले लेगी, और मैंने तेरी भलाई के लिए ऐसा किया है। जहाँ पर नोलन बहुत बुरा डरा हुआ था क्योंकि वो किसी को भी हार्म नहीं करना चाहता था, बट यहाँ पर उसके नाम से फायरिंग हो चुकी है तो शायद कोई बड़ी गड़बड़ ना हो जाए, और अगर पता चला कि वो उस फायरिंग में नहीं था तो शायद टमारो ही उसे मार डाले। और अब स्कॉट वापस आ चुका था स्कूल में और उन बॉडीज को देख के समझ पाता है कि अनुकुटे का ही काम है
और उनको अब ढूंढना पड़ेगा दूसरा हाफ, क्योंकि उन्हें एक तो पता चल चुका है कि एरन ही आधा अनुकुटे है। और यहाँ पर थियो सब लोग टेंस थे कि वो किस तरह ढूंढ पाएंगे और अभी सिमोन पे हंटर से कैसे बच पाएंगे। और तभी पीटर वहां पर गुस्से में आने लगता है और पता चलता है कि उसकी दोनों गाड़ियां उड़ा दी उन हंटर ने, और उनको लगा कि वो गाड़ी के अंदर था, बट किसी तरह उसकी जान बच चुकी है और अब वो अपनी गाड़ी का बदला लेकर रहेगा उन हंटर को मार मार के। और यहाँ पर अब लिडिया उसे घर ले जाने लगती है और इसी मोमेंट पे लिडिया को पता था कि ये गाड़ी की वजह से वापस नहीं आया, बल्कि कोई और रीजन है, क्योंकि इसने मेरी मेमोरीज के अंदर झांका था। बट तभी पीटर वो बात बिल्कुल भी नहीं एक्सप्लेन करता है और बोलता है कि प्लीज यहाँ से चलो, ज्यादा बेटर रहेगा। बट हम देख पाते हैं पीटर ने मेमोरीज के अंदर झांकते टाइम मलिया की सारी मेमोरीज देखी थी कि किस तरह वो स्पोर्ट को बहुत ज्यादा पसंद करती है, और वो समझ पा रहा था कि स्पोर्ट की जान बचाने के लिए उसे सपोर्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई अब दामाद जी लड़ेंगे तो पीटर को तो हेल्प करनी पड़ेगी। और इस मोमेंट पे पीटर बोलता है प्लीज अगली बार कभी ऐसे लड़के से प्यार मत करना जो लड़ाई के लिए बेवकूफों की तरह आगे बढ़ जाए। और यहाँ पर मलिया एक्सप्लेन करती है कि जो होना था वो तो हो चुका है और अब स्पोर्ट की हेल्प करनी पड़ेगी उनको। और अब यहाँ पर स्पोर्ट का पीछा करते हुए जाने लगते हैं कि कोई वो बेवकूफी ना कर दे। और अब अगले दिन हम देख पाते हैं लास्ट सीन के अंदर, जहाँ पर स्कूल के अंदर वापस आ चुके थे ईथन और जैक्सन, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर आते हैं वापस अपने पुराने स्कूल में आके। और तभी वो मिलते हैं कमोरा से और पूछते हैं कि स्पोर्ट मैकॉल यहाँ पर है क्या, और वो असिस्टेंट कोच है ना। और ये सुनते ही वो बोलती है जैक्सन विटमोर, और ये बोलता है कि अच्छा तुम मुझे पहचानती हो, और बोलती है टमोरा बिल्कुल पहचानती हूँ, तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ पर उन दोनों को बांधकर इलेक्ट्रिक शॉक देने लगती है। और ये देख के ईथन बोलता है बस तुम्हारा यही प्लान था, जैक्सन इसने हमको पकड़ लिया है। जहाँ पर बार बार इलेक्ट्रिक शॉक देने लग रही थी टमोरा इन दोनों को और पूछने लगती है कि उनको स्पोर्ट मैकॉल से क्या काम था। बट यहाँ पर ये बताने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बल्कि पूछने लगते हैं कि यहाँ पर लंदन में क्यों भेजा है उन वेयरवुल्फ हंटर्स को उन सबको मारने के लिए। और वो जवाब चाहता है, बट यहाँ पर कुछ भी जवाब ना देते हुए टमोरा यहाँ से जाने लगती है। और यहाँ पर ईथन जैक्सन को हैप्पी एनिवर्सरी कहता है इस हालत में जहां पर इन दोनों को किडनैप करके बांध रखा है और इलेक्ट्रिक शॉक पड़ने लग रहे थे। और यहीं पर एपिसोड खत्म होता है, जहां पर मेन फाइट आने वाली है और सारे ओल्ड फ्रेंड्स फिर से इकट्ठा होंगे और जल्दी डायरेक्ट भी आने वाला है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और देखते रहो शो टाइम अमेजिंग सीरीज के लिए। तब तक लिए टेक केयर, बाय बाय, सायनर एंड टाटा।